आयुष कुमार जैन आज आपके लिए एनपीएस के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस क्यों ज़रूरी है और क्यों लेना चाहिए और कौन कौन इसको ले सकता है और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। ये सारी बातें आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का मेरा। केयरफुली इस वीडियो को आप लिसन कीजिए और वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि आपको पता होगा, कई लोगों को पता है एनपीएस के बारे में, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है उसको कंप्लीट जानकारी नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सजेशन करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो और भी आपके लिए मिलती रहे। और अगर आप स्किप होना चाहते हो तो आप स्किप हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके बेनिफिट के लिए मैं आज आपके सामने एनपीएस, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें दो टाइप के एनपीएस होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में आप विड्रॉल नहीं कर सकते 60 ईयर्स और रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं। टीयर 2 में आप एज ए म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, आपको टीयर 1 में कभी भी विड्रॉ आप ले सकते हो। नेक्स्ट सेकंड थिंग है ये इसकी एलिजिबिलिटी। कौन कौन इस एनपीएस को ले सकता है, ये आपको एलिजिबिलिटी में बता देता हूँ। 18 टू 60 ईयर्स एज वाले इंडियन जो भी है, 18 टू 60 ईयर्स एज है, तो वो कोई भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। एनआरआई के लिए 18 टू 65 ईयर्स है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब थर्ड चीज़ आती है इंटरेस्ट रेट। मेन चीज़ होती है कि क्या बेनिफिट है इसमें। तो जो इंटरेस्ट रेट है 9 टू 12% है, अप्रोक्सीमेट है, ये फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है, जो आपका एनपीएस का पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो आपका मार्केट में इन्वेस्ट होता है। किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे होता है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता देता हूँ, 75% आपका अपना मनी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 25% मैक्सिमम 25% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट का जो रिटर्न है, जो आपका 9 टू 12% अप्रोक्सीमेट होता है। नेक्स्ट फोर्थ चीज़ है विड्रॉल। अब बात आती है, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हम पैसों को कब यूज में ले सकते हैं, कब हमें पैसा मिलेगा। टीयर 1 में जो आपका पैसा इन्वेस्ट है वो ऑन रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर्स, आप 60% आपका मनी विड्रॉ आप कर सकते हो। 40% जो आपका पैसा है जो इन्वेस्टेड है वो आपका एज ए एन्युटी बनेगी। एन्युटी से आपकी मंथली पेंशन आपको मिलेगी। उसकी जो एन्युटी की जो इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम 6 टू 8% होती है, उस हिसाब से आपकी पेंशन जनरेट हो जाती है। फिफ्थ है आपका पार्शियल विड्रॉल। अब बात आती है कि हम विड्रॉल रिटायरमेंट एज तक वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए एक बेनिफिट भी होना चाहिए एनपीएस में, कि हम कभी बच्चों की शादी के लिए या कोई इमरजेंसी के लिए पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास है, ये टायर 2 में आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे आप वो आप विड्रॉ कर सकते हो। देखो उसमें उसमें दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें आपकी टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल इनकम है वो आपकी। ट्रायबल में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको टैक्सेबिलिटी, उसकी टैक्स नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है। कैसे कैसे होता है मैं सारी चीज़ अभी आगे बताऊंगा नेक्स्ट। तो अभी हम बात कर रहे थे पार्शियल, बात कर रहे थे विड्रॉल हो गए अपना। नेक्स्ट चलते हैं फिर पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल आपका आफ्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 ईयर्स के बाद में आप अपना पार्शियल 25% आप कंट्रीब्यूटेड जो अमाउंट है आपका 25% आप विड्रॉ कर सकते हो। और इसकी जो लिमिट है आपका अप टू 3 टाइम्स इन गैप ऑफ 5 ईयर्स, गैप में आप एनपीएस से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। सिक्स्थ टॉपिक आप एक्सटेंड।
आपका 60 ईयर से रिटायरमेंट एज 60 ईयर से 60 ईयर तक आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और पेंशन आपकी जनरेट हो जाती है। लेकिन आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो कितना एक्सटेंड हो सकती है, 10 ईयर से आप एक्सटेंड कर सकते हो, 70 ईयर तक आप अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, आपका पैसा आपका उसमें अकुमुलेट होता रहे, वो भी फैसिलिटी है। सेवंथ है टैक्सेबिलिटी। आपकी जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया वो आपका टैक्सेबल में आता है, नॉन टैक्सेबल में आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो भी सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो होता है वो नॉन टैक्सेबल होता है। इसमें ऐसा भी होता है एम्प्लॉयर दोनों भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर होते हैं वो भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो आपका नॉन टैक्सेबल है। 60% आपका जो पैसा आपका विड्रॉ होता है वो आपका नॉन टैक्सेबल है। 40% पार्ट जो आपकी पेंशन है वो जनरेट होती है, और पेंशन वाला जो पार्ट है वो आपका टैक्सेबिलिटी में आता है। वो डिपेंड करता है आपकी एज, डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। तो अब टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी ये वाला हो गया, लेकिन इसमें एक बेनिफिट और है। 1.5 लाख तक का जो छूट होती है उसमें 18C में 1.5 लाख की 1.5 लाख की छूट होती है। 50,000 के एडिशनल इसमें एनपीएस में छूट होती है। टोटल कुल मिला के 2 लाख की आपकी डिडक्शन आप इसमें ले सकते हो। 8th है आपका इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है, ये सारी चीज़ें जानकारी हो गई। अब बात आती है अपना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। तो उसके लिए मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट इन अ मंथ 500 कर सकते हो। मिनिमम इन अ ईयर में 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो टीयर 1 में। टीयर 2 में 250 का है आपका मिनिमम अमाउंट। और मैक्सिमम लिमिट है आपकी, कोई भी लिमिट नहीं है इसमें, मैक्सिमम लिमिट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है। सारे कोई भी आप देखोगे उसमें देखोगे, पीपीएफ में देखोगे और किसी उसमें देखोगे तो पता चलेगा 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। किस पे इतना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब 9th है रिस्क। पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब पता चला कि रिस्क की कुछ रिस्क के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसमें रिस्क जो है आपकी लो है, क्योंकि आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में लोग काफ़ी एग्रेसिव है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता ही है मार्केट के अकॉर्डिंग आपका पैसे का रिटर्न मिलता है आपको। तो उसी प्रकार से ये मार्केट पे डिपेंड करता है। इसके आपकी हाई रिस्क में नहीं कह सकते इसको, हाई रिस्क में इसलिए नहीं कह सकते, जो आपकी एज होती है इसमें दो चॉइस होती है, एक्टिव चॉइस होती है और ऑटो चॉइस होती है। ऑटो चॉइस में क्या है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी जैसे 50 ईयर्स एज है आपकी, 50 ईयर्स एज के अकॉर्डिंग आपका जो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है आपका 50%, अप्रोक्सीमेट 50% होता है। अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो आप 75% इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चॉइस डिपेंड करता है। 25% जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो आपका डेब्ट वाला पार्ट हो गया, ये इक्विटी वाला पार्ट हो गया। तो इसलिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लो रिस्क है इसकी। 10th है आपका जो पैसा जो इन्वेस्ट होता है कैसे होता है। मैक्सिमम 75% इक्विटी में होता है और मिनिमम 25% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है। वो अभी बताया था मैं आपको, एज के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन होती है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो में आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एनपीएस को पीपीएफ के साथ में, एनपीएस को ईएलएस के साथ में आपको दोनों को कैलकुलेशन करके बताऊंगा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अभी हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एनपीएस वेरी मस्ट है। तो आप दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सोचिए, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, आगे रिटायरमेंट लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के लिए बस काफ़ी। वेलकम इन माय लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल।